एक बात सुने कि ये बड़ी किंगडम है, इसमें एक फाइलम को डिस्कस करना मतलब बड़ा टाइम लगता है। तो कुछ तो आपने अपने फर्स्ट ईयर के दौरान पढ़े होंगे और डेफिनेटली सेल्फ स्टडी भी की होगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेटिव थोड़ी टाइम में ये अगर हम डिस्क्राइब करें चीज़ें या डिस्कस करें तो थोड़ी टाइम में हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इलस्ट्रेटिव करना हो, इसलिए आप थोड़ा अटेंटिव हों और अपनी कंसंट्रेशन जो है ऐसी बनाएं ताकि वो आपको पॉइंट समझ में आ जाए। अब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं इसे, क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक्स। इस सिस्टमेटिक्स के जो बेसिस हमने बनाए हैं, मिसाल के तौर पे डेवलपमेंटल पैटर्न, डेवलपमेंटल पैटर्न है। अब डेवलपमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, आपको पता है कि जब जो गेमेट्स होते हैं एनिमल्स के, यानी मिसाल के तौर पे जो स्पर्म एक के साथ जब फ्यूज होता है तो स्पर्म और एग तो आपको पता है हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, उनके फ्यूजन के वजह से, उनके फ्यूजन से जो बनता है वो हमारे पास जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड सेल है, और फर्स्ट सेल है जिससे एनिमल लाइफ डेवलप होना शुरू होती है। डेवलपमेंट का मतलब है कि इसी जाइगोट में अब जो भी प्रोग्रेस चेंजेस आती रहेंगी इनको आप कलेक्टिवली डेवलपमेंट कहते हैं, और उसकी हर स्टेज दूसरी स्टेज से डिफरेंट होगी, तो इसलिए उनको हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। यानी पूरा प्रोसेस तो कंटिन्यूस है, उसको हमने आपके आसानी के लिए डेवलपमेंटल स्टेजेस में बनाया है। तो जाइगोट जब माइटोटिकली डिवाइड होता है तो 2 डॉटर ब्लास्टोमर्स बनते हैं, और 2 डॉटर के बाद फिर 4 बनते हैं, और ये माइटोसिस कंटिन्यू रहेगी। पूरे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में माइटोसिस चलती रहेगी, और इस तरह से सेल्स बढ़ते रहेंगे। 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 32 से 64 बनेंगे। इस तरह से जो है सेल्स की मल्टीप्लिकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस होती रहेगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी जैसे मोस्टली 32 सेल स्टेज पे वो एक सॉलिड बॉल बन जाता है, या वो बॉल लाइक होता है। सॉलिड माना इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर है, इसका मतलब है कि उसके बीच में कोई ऐसी कैविटी या स्पेस क्रिएटेड नहीं होता है, वो मास ऑफ सेल्स होता है। तो वो बॉल लाइक होता है, या ज़्यादातर मलबेरी जो शहतूत की शेप होती है इस टाइप का होता है। तो उस सॉलिड स्टेज को आप नाम देते हैं मोल्यूला, ये एक डेवलपिंग स्टेज है। फिर इनके अंदर स्प्लिट होता है, जैसे ये स्प्लिट होता है बीच में, जब ये स्प्लिट होता है ब्लास्टुला तो 2 सेगमेंट्स बनते हैं, अपर और आउटर, 2 सिमिलर पार्ट्स बनते हैं, 2 सेगमेंट्स बनते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील स्पेस या केविटी का नाम देते हैं। अब ऊपर और ऐसा अब एक लेयर बनाता है और दूसरा भी एक लेयर बनाता है, यानी ये एक तरह की डिप्लोब्लास्टिक लेवल आ जाती है। और इस डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर को, जिसमें ब्लास्टोसील स्पेस या कैविटी बन जाती है, इस डेवलपिंग स्टेज को हम नाम देंगे ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद फिर क्या होता है कि इसमें तो 2 लेयर्स तकरीबन बन चुके होते हैं, एक आउटर एक्टोडर्म और एक इनर एंडोडर्म। ये जर्मिनल टिश्यू लेयर्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं से मजीद डिफरेंशिएशन सेल्स की होती है, ताकि वो एनिमल की फॉर्म यानी मॉर्फोलॉजी या उसकी स्ट्रक्चर सारी कुछ बन सके, उनके कैरेक्टर बन सके। तो उसके बाद होती है इन्वेजिनेशन, यानी इन्वेजिनेशन का मतलब है इन पुशिंग टेंडेंसी ऑफ सेल। जो आउटर सेल्स हैं, जब सपोज करें ये बाल है, तो ये इन पुशिंग टेंडेंसी माना वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। अब डाउनवर्ड जैसे जैसे मूव करते हैं तो इस तरह से इनकी जो स्पेस है कैविटी वो बढ़ती जाएगी, और ब्लास्टोसील श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि ये उसको रिड्यूस करता जाएगा ब्लास्टोसील को, और ये कैविटी जो है बढ़ती जाएगी। इस कैविटी का आप नाम रखेंगे ऑर्केंट्रॉन कैविटी। ऑर्केंट्रॉन कैविटी, ऑर्केंट्रॉन कैविटी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक तरह का
प्रिमिटिव गट बनाता है, यानी शुरू में जहाँ डाइजेशन का काम होता है उसे आप गट कहते हैं। ये प्रिमिटिव गट है, माना ओरिजिन जो है गट की वो ये ऑर्गन ट्रांकेविटी बनती है। आप इंटर में आके चिक की डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे आर्किन्ट्रॉन से किस तरह से न्यूट्रिशन जो है योग से सप्लाई होती है, लेकिन वो आर्किन्ट्रॉन इन्वेजिनेशन के थ्रू नहीं बनता है। लेकिन मिसाल फ्रॉग है तो उसमें इन्वेजिनेशन होती है। इन्वेजिनेशन का मतलब इन पुशिंग टेंडेंसी ऑफ सेल, जब वो सेल इनवर्ट होते हैं तो ये स्पेस बढ़ता है और बाहर रह जाता है पोर, जिसका नाम आप देते हैं ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर ओपनिंग आप देखें कि ब्लास्टोपोर ओपनिंग का ये अपर लिप बनता है, ये लोअर लिप बनता है। इसको अपर लिप कहते हैं और इसको लोअर लिप कहते हैं। ये ओपनिंग ब्लास्टोपोर है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि क्लासिफिकेशन के लिए एक ज़रूरत होती है डेवलपमेंटल पैटर्न। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपमेंटल पैटर्न में मिसाल इन्वेजिनेशन होती है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें इन्वेजिनेशन नहीं होती है। भले ही आर्किन्ट्रॉन बने लेकिन वो इन्वेजिनेशन के थ्रू नहीं। अब आप देखें कि इन्वेजिनेशन जिनमें भी होती है वो सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, तो इस सिमिलरिटी के बेस पे हम उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं। अगर जो इस पैटर्न से नहीं रखते हैं और बाकी कोई डिफरेंट पैटर्न लेते हैं, थोड़ा चेंज पैटर्न हो जाता है, उनकी डेवलपिंग स्टेज अलग तरीके से बनती है, अलग तरीके से प्रोसेस, तो उनको किसी दूसरे ग्रुप में। तो ये बात साबित हो रही है कि डेवलपमेंटल पैटर्न बहुत सारे एनिमल्स का अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो अगर सिमिलर है तो हम उनको एक ग्रुप में रहेंगे, अगर डिसिमिलर है तो हम उनको सॉर्ट आउट किसी डिफरेंट ग्रुप में करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है डेवलपमेंटल पैटर्न भी जो है इस्तेमाल होता है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद होता है एक और तरीका, वो है अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये पैटर्न, ये जो है प्रोसेस भी हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एनिमल बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड ईदर ऑफ वन सेल और मोर सेल, लेकिन जो कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स मतलब मोर सेल्स, तो इसका मतलब वो मल्टी सेलुलर लेवल है। अगर कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल तो उसका मतलब है वो यूनिसेलुलर लेवल है। तो एनिमल्स यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। लेकिन मल्टी सेलुलर में भी आपको मैंने बताया शुरू के इंट्रोडक्शन में कि बाबा कोरीफेरेंस मल्टी सेलुलर नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड मल्टी सेलुलर है, क्योंकि उसमें ट्रू टिश्यू नहीं है। सेल्स अगर सिमिलर क्लोजली ऑर्गेनाइज होते तो टिश्यू होता है, और ये प्रोसेस होता है जो पहला सिंपलेस्ट फाइलम है एनिमल्स का, नाइडेरिया या सिलेंड्रेटा, वो उसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान दो जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। इसका मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब मीजोडर्म नहीं बनता है, तो इसलिए वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेटा इसके अलावा जितने भी प्लेटी एलिमेंट्स से आगे के फाइलम हमारे कॉर्डेटा फाइलम तक आते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी कि इनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और उनके बीच में एक और लेयर बनता है मीजोडर्म। यानी फिर यही तीनों लेयर से डिफ्रेंशिएट होके मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ टिश्यूज बनाते हैं, जो कि कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल बॉडी के शो करते जाएंगे। यूँ कॉम्प्लेक्सिटी और बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स के अंदर भी बढ़ती रहेगी इसी बुनियाद पे। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, तो उसमें आप देखें, चलो थर्ड लेयर नहीं है, लेकिन थर्ड लेयर अगर उन एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में होता है तो उसको हम मीजोगिलिया कहते हैं। अब ये मीजोगिलिया होती है, आप जब फाइलम पढ़ेंगे नाइडेरियन, उसमें डेफिनेटली वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, उनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोगिलिया ज़रूर पढ़ेंगे। तो वो मीजोगिलिया वहाँ उनके तीन तरीके की होती है, यानी एक मीजोगिलिया जो है वो नॉन सेलुलर होती है, जस्ट लाइक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक, वो उनके बीच में होता है। और एक ऐसी होती है जिसमें सेलुलर लेयर है, लेकिन उसी तरह जैसे कोरीफेरन में ट्रू टिश्यू नहीं है, उन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो टिश्यू नहीं बन पाता है। लेकिन एक ही किस्म के सेल्स ज़रूर होते हैं, वो सेलुलर लेयर होता है, लेकिन वो ट्रू टिश्यू नहीं, इसलिए हम उसको मीजोडर्म नहीं कहेंगे। तीसरा जो उनका ग्रुप आएगा नाइडेरियन में,
उनमें आप पढ़ेंगे कि मीजोग्लिया फाइब्रस होती है, यानी कि आपने प्रोटीन्स पढ़े होते हैं कि जैसे स्पंजन है, स्पंजिस कहते हैं, स्पंजन प्रोटीन होता है, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, तो उनके बीच में जो मीजोग्लिया है वो फाइब्रस टाइप की होती है। तो बहरहाल ये थी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब नाइडेरियन के बाद जितने भी प्लेटी एलिमेंट्स थ्रू द कॉर्डेट्स ऑल टू ऑल दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उनमें माना तीनों जर्मिनल टिश्यू लेयर्स हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे। अच्छा, तीसरा पैटर्न क्या है? तीसरा पैटर्न यह है, आप लोग कह सकते हैं कि सिमेट्री। सिमेट्री, अच्छा, सिमेट्री का मतलब है कि अगर मैं पूरा एक बॉडी हूँ तो मेरी बॉडी एक प्लेन के तहत ऑर्गेनाइज है या प्लेन के तहत है। अगर मेरी बॉडी अनप्लेन होती तो इसका मतलब मेरी कोई सिमेट्री नहीं होती, मैं असिमेट्रिकल होता। आई मीन विदाउट एनी शेप और विदाउट एनी डेफिनेट शेप, मानो उसकी डेफिनेट शेप ना होती। जैसे कोई खुरदरा सा पत्थर उठा ले, उसकी कोई शेप नहीं है, तो इसका मतलब वो असिमेट्रिकल है। तो अब बाकी रहा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल दो तरह से होते हैं आपके पूरी एनिमल किंगडम में, फाइलम नाइडेरिया और फाइलम इकाइनोडर्मेस के सिर्फ अडल्ट्स, लार्वा नहीं, अडल्ट्स, उनकी आप देखेंगे कि सेंट्रल पॉइंट बॉडी की बनती है। और उनकी ये खासियत इसलिए है कि उनका हेड लीडिंग पार्ट बॉडी का नहीं होता है, इसलिए उसका रेडियस बनता है। अगर हेड लीडिंग पार्ट होता तो उसका रेडियस नहीं बनता, उसकी साइड्स बनती। तो रेडियस से किसी भी एक्स एक्सिस में हम उसको दो या दो से ज़्यादा जगहों से कट करेंगे और सारे हिस्से आइडेंटिकल होंगे। जस्ट लाइक जब आप तरबूज या खरबूज को छुरी लगा के किसी भी एक्स एक्सिस में दो से ज़्यादा जगहों से कट करेंगे तो सारी जो भागें उसकी होती है वो बराबर होती है, आइडेंटिकल होती है। तो ऐसा पैटर्न या ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल। आप प्लांट किंगडम में आप इसको फ्लावर के लिए देते हैं लफ्ज एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पे आप लफ्ज देते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। बाकी इसके अलावा जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटी हेलमिंथस टू कॉर्डेट्स रह गए वो सारे के सारे दो साइडें रखते हैं जिनको लेटरल कहते हैं। अब लेटरल दो है हमारे, एक तो हमारा फ्रंट वेंट्रल है, बैक हमारा डोर्सल है, बाकी जो हमारे दो साइड्स हैं वो हमारे लेटरल कहलाते हैं। अगर हम एक ही जगह से हमारी बॉडी को मिड लाइन से कट करें, लेकिन पीछे से डॉर्सली भी और वेंट्रली भी अगर मिड से कट करेंगे सिर्फ एक ही जगह से, तो हमारी बॉडी के दो आइडेंटिकल पार्ट्स बनेंगे। तीसरी जगह से हम कट करेंगे तो आइडेंटिकल पार्ट नहीं बनेंगे। इस तरह से हमारी बॉडी का कोई रेडियस नहीं है कि वहाँ से कट, क्योंकि हमारे अंदर जो हेड है वो हमारा लीडिंग पार्ट है, इसलिए तमाम वो एनिमल्स जो कि जिनका हेड लीडिंग पार्ट है वो बायोलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्री के बेसिस पे भी हमने उनको क्लासीफाई किया है कि बाबा ये रेडियली सिमेट्रिकल है, ये असिमेट्रिक, जैसे पोरीफेरेंट्स असिमेट्रिकल होते हैं। तो इस तरीके से कुछ असिमेट्रिकल, कुछ रेडियली सिमेट्रिकल और बाकी मोस्टली जो है बायोलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो एक तरह का क्लासिफिकेशन में हम इस सिमेट्री को भी यूज करते हैं। चौथा जो हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं सीलोम को। अब आप सीलोम कहते हैं स्पेस को, यानी एक खाली विकम होता है, जगह होती है, खाली स्पेस होता है, उसको आप कहते हैं, या इसका केविटी भी नाम रखते हैं। अब आपने पोरीफेरेंट्स में भी एक केविटी पढ़ते हैं, बाबा स्पंजोसील केविटी है, लेकिन वो सीलोम नहीं है। आप नाइडेरियंस में भी केविटी पढ़ते हैं इंट्रॉन, जो कि पिरामिडल गट होता है, सेक लाइक केविटी होती है, एक ही ओपनिंग होती है जो बाहर खुलती है, इसीलिए वो खाता भी वहां से, निकालता भी वहां से, यानी इरिगेशन भी वहां से होती है और इरिगेशन भी वहां से होती है। तो वो एक सेक लाइक इंट्रॉन होता है, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी है, क्योंकि यहाँ डाइजेशन होती है इसलिए वो डाइजेस्टिव केविटी होती है, वो सीलोम नहीं। तो सीलोम की केविटी कौन सी हुई? सीलोम वो केविटी होती है कि जब डेवलपमेंट होती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ बीच में मीजोडर्म होता है, और मीजोडर्म जब स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद वो वाइडन यानी चौड़ा होता है, वाइडन होकर एक बड़ा स्पेस बनाता है, और वो स्पेस जो है आपके डाइजेस्टिव ट्यूब को यानी एलिमेंट्री कैनाल को, और इसके अलावा जो अंदर के दूसरे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, इंटेस्टाइन के अलावा और भी बहुत सारे, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, इनको भी इंक्लोज करने वाला स्पेस वो कहलाता है सीलोम।
और तमाम बायोलेटरल ट्रिप्लोप्लास्टिक जो होते हैं वो सीलोमेट होते हैं। और असीलोमेट जिसमें सीलोम नहीं है, पोरीफेरा तो है ही नहीं, फाइलम इंक्लूड ही नहीं होता है इनमें फिर भी सो कॉल्ड उन्हें असीलोमेट कहते हैं। आप जो है नाइडेरियन को असीलोमेट कह सकते हैं, उनमें सीलोम नहीं है। आप प्लेटी हेल्मेट यानी फ्लेटवर्म्स को कहते हैं असीलोमेट, क्योंकि उनमें भी कोई सीलोम नहीं है। हाँ, एक फाइलम ऐसा है बीच में जो प्लेटी हेल्मेंथस के बाद है, वो है अपना क्या नाम है, निमाटोडा, यानी इसको आप निमल्थ हेल्मेंथस नाम दे सकते हैं, एस्कल हेल्मेंथस नाम दे सकते हैं। निमाटोडा और कॉमनली राउंड वर्म होते हैं। आप राउंड वर्म से क्लियर कट आपको मिलता है कि वो एलिमेंट्री कैनाल को, उसकी बॉडी वाल जो है ना, ये उनकी बॉडी वाल है और ये उनका एलिमेंट्री कैनाल है। मतलब एक ट्यूब बॉडी वाल ट्यूब, एक ट्यूब डाइजेस्टिव ट्यूब, ये स्ट्रेट ट्यूब है, माउथ है ना, अपोजिट पे ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव कैविटी। अब ये इनके बीच में जो स्पेस बनता है ना, सिंस दिस स्पेस इनक्लोजिंग डाइजेस्टिव ट्यूब, तो एटलीस्ट डाइजेस्टिव ट्यूब को इनक्लोज करने वाला स्पेस हम उसको सीलोम नाम देते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली इसमें नेमाटोड राउंड वर्म में हम इसको सीलोम कह रहे हैं, लेकिन इसको ट्रू सीलोम अभी भी नहीं करें। इसके लिए लफ्ज पर प्रीफिक्स करते हैं सीडो। सीडो का मतलब है फॉल्स, यानी नॉट ट्रू। तो सीडो सीलोम फिर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि सिंस इट इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑन मेसोडर्म, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है, इसलिए हम उसको सीडो सीलोम कहते हैं। तो इसी एक फाइलम को सिर्फ हम सीडो सीलोमेट ग्रुप में रखते हैं, और बाकी इसके बाद जितने भी एनिलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक यानी ह्यूमंस तक जितने भी जो एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे सीलोमेटा हैं, यानी उनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम मौजूद होती है जो कोई मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो एक हमारा पैटर्न हमारा सीलोम वो भी हेल्प करता है टेक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल सिस्टमैटिक्स में। और द लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, ये मैंने ब्लास्टोपोर ऑलरेडी डेवलपमेंटल पैटर्न के दौरान बनाया है कि जब ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन होती है तो बाहर एक पोर बन जाता है, ये पोर है जिसका नाम ब्लास्टोपोर है। अब अगर फ्यूचर में यानी जब डेवलपमेंट होगी तो सारी सी बात है, नतीजे में एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो ग्रो होगा तो अडल्ट लाइक बनेगा, बढ़ेगा। तो उन फ्यूचर के अंदर अगर ब्लास्टोपोर जिन एनिमल्स के डेवलपमेंट पैटर्न के दौरान अगर ब्लास्टोपोर फर्स्ट फॉर्म्स माउथ यानी ओपनिंग उनकी माउथ बनती है इस ब्लास्टोपोर से, जहाँ से वो इंजेक्शन वगैरह करते हैं, तो उनको आप नाम देंगे प्रोटोस्टोम्स। क्या नाम देंगे बेटा? प्रोटोस्टोम्स यानी प्रोटोस्टोमेटा, यानी उनका माउथ पहले बनता है और ब्लास्टोपोर ओपनिंग से। लेकिन आप देखें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बायोलेटरल एनिलिडा आपने पढ़ा, मोलस्का पढ़ा और इसके अलावा आर्थ्रोपोडा पढ़ा, ये तीनों सीलोमेट बायोलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट फाइला में आते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे कि ब्लास्टोपोर डेवलप होता है सबसे पहले माउथ में, तो वो प्रोटोस्टोमेटा ग्रुप में आ जाते हैं। और रिमेनिंग एकाइनोडर्मेट है, एकाइनोडर्मेट है। इसके अलावा आप जो छोटा फाइलम जिक्र किया था हेमिकोडेटा का 90 स्पेशीज वाला जो कैप्शन में लिखा हुआ है, उसको आप देखेंगे और कॉर्डेटा को देखेंगे। हालांकि तीनों के एंसेस्टर कॉमन है, आप पढ़ेंगे डाइप्लूरल लाइक एंसेस्टर है तीनों के, एकाइनोडर्मेट्स का, हेमिकोडेट्स का और कॉर्डेट्स का, क्योंकि इनकी बहुत सारी आपस में एफिनिटीज हैं। एक तो एफिनिटी ये जरूर है कि आप देखें कि उनके अंदर जो डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर बनता है वो उनके फ्यूचर में यानी उसका जो फेट है वो ब्लास्टोपोर का एनस होता है, माउथ उसके अपोजिट जगह पे बनती है, लेकिन ये जो बनता है ब्लास्टोपोर वो उनके एनस बनाता है। तो एनस जो है इनका बनता है तो उनको आप नाम देते हो ड्यूटेरोस्टोम। यानी इस तरह से हमने दो ग्रुप बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, वन इज प्रोटोस्टोमेट्स एंड अदर इज ड्यूटेरोस्टोमेट्स, ड्यूटेरोस्टोमेट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि वी हैव क्लासिफाइड एनिमल्स or we have made the systematics or classification of animals, that on what basis we have classified 1 2 3 4 5
these 5 common features we use to classify animals into 33 means phyla, out of which we have only 9 major phyla which are discussed in your syllabus in chapter number 10. So in each phylum, when we will study the general characteristics, you must will see that these points are considered there कि डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, असीलोमेट है। अच्छा, उनकी सिमेट्री रेडियल है या सिमेट्री जो है बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, ये सारे अच्छा ड्यूटेरोस्टोम्स हैं या प्रोटोस्टोम्स हैं, ये भी पढ़ेंगे। इसके अलावा उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग साइज, शेप, कलर, उनके एनाटॉमी पढ़ेंगे हर फाइलम की, यानी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से टिश्यूज हैं, किस टाइप के सेल्स हैं, उनके स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, उनका स्केलेटन आउटर है, इनर है, एक्सो है, एंडो है, हाइड्रोस्टेटिक है, क्या है, हर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स इन एस्पेक्ट से लेते हुए हम हर फाइलम को डिस्कस करेंगे। उनकी फिजियोलॉजी अगर देखेंगे, उनकी फीडिंग मैकेनिज्म क्या है, मतलब हैबिट ऑफ फीडिंग क्या है, फूड के लिहाज से वो क्या है, ओमनिवोर है, कार्निवोर है, फिल्टर फीडर है या माइक्रोफेगस है, मैक्रोफेगस, क्या उनके मोड ऑफ फीडिंग है, स्कैवेंजर्स है, किस तरीके से वो खाते पीते हैं, उनकी हैबिटेट देखेंगे, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है तो ज़्यादातर कहाँ है, मैरीन है, फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, बरोइंग इन सॉइल है, आर्बोरियल है, एयर में रहते हैं, इन बिटवीन ट्रीज रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी हैबिटेट हर फाइलम की अलग अलग एक स्पेशल, यानी यूँ समझे कि आप डिस्टिंग्विश करते रहेंगे कि किस फाइलम में क्या कैरेक्टर्स हैं और किस में नहीं है, ये चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। तो अब आपने देखा कि ये पैटर्न देख के हम अगर थोड़ा सा लेते हैं टच अपना पहले फाइलम का, फाइलम पोरीफेरा।